हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए, इस समय हम और आप जिस सब्जेक्ट के लिए बातचीत कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। आइए फटाफट जो है हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से और कितने पार्ट में बटा हुआ है, या इसमें कोई भी जो है वो पार्टीशन नहीं किया गया है। और फिर इसमें देखेंगे हमारा स्ट्रेटजी, यानी किस स्ट्रेटजी के साथ हम मूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई शुरू कर देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें बेसिकली जो है वो चीज़ों को समझ करके करना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट किस तरह का और किस तरह से हमें जो है वो प्रोसीड करना है। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, बाकी तो हम लोग लगातार इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पे है। फिर भी आई एम पंकज कुमार, आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड Chartered Securities and Investment from CSI London. I have done MBA Finance. Before doing that one, I am a science graduate, Physics Honours मैंने किया हुआ है। मैं आपके Institute of Company Secretaries of India में एकेडमिक एक्सपर्ट हूँ। NIRC में फैकल्टी हूँ। आप लोगों के विशेष से I have got the best faculty award over there। और इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैं कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसे चीज़ों का कंसल्टेंसी देता हूँ। करेंगे ये सारी बातचीत की और मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे हम और आप इंटरव्यू और बाकी चीज़ों के लिए जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते, करेंगे ये सारी बात। लेकिन फ़िलहाल हम आते अपने इस सब्जेक्ट पे, यहाँ पे आते हैं। इस समय अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव के सिलेबस को देखें, यानी कि आप इस समय हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फाउंडेशन आप पास कर चुके हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग डायरेक्ट एंट्री लिए हैं भाई, उनको भी बधाई, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही हैं। चलिए, ये जो हमारा पेपर है, ये देखिए, ये है हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में यहाँ दो मॉड हैं, एक है मॉड 1, एक है मॉड 2। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मॉड 1 की। और इस मॉड 1 में इस समय है इस सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो चलिए, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए फटाफट इस सब्जेक्ट का मैं आपको जो है वो दिल्ली दर्शन करा दूं। दिल्ली दर्शन कराने का मतलब है सब्जेक्ट से आपको जो है मैं थोड़ा फेमिलियर कर दूं, और सब्जेक्ट से फेमिलियर होने के बाद फिर बनाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी और फिर करते हैं हमला। चलिए देखिए जरा, ये जो आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का है। एज यूजुअल आपके सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम और आप डिस्कस करें कि ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। तो ये पेपर आपका जो है वो प्योरली सब्जेक्टिव है। मैं आपसे 4 सब्जेक्ट में मिलूंगा आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे। मॉड 1 में 2 सब्जेक्ट, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी और JIGL में, और मॉड 2 में यानी मॉड्यूल 2 में EBCL और SLCM में आपसे मुलाकात होगी। चारों के चारों मेरे पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है। ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो स्ट्रैटेजी कुछ और होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी कुछ और होगा। फिलहाल सब्जेक्टिव के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कैसे हम करेंगे, इस बात को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन नहीं, इसका मतलब है ना कोई पार्ट ए, ना कोई पार्ट बी, ना कोई पार्ट सी। इसका मतलब टोटल आपके यहाँ पे 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर हैं, 17 चैप्टर्स हैं। अब इसमें से किस चैप्टर को वो कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, फिर ये वर्ड इंटरप्रिटेशन आना शुरू हो गया, सब्जेक्ट का नाम आना शुरू हो गया, यानी कि जूरिस्प्रूडेंट, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो ये जो आप इंटरप्रेट करते हैं, ये बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन होता है। पास्ट ईयर को देखते हुए करते हैं। कम आपके जो है वो इंस्टीट्यूट ने इस तरह का सही में कोई डिमार्केशन नहीं किया। जहाँ करना रहता है वहाँ वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि इस 17 में पूरे के पूरे जो है वो 100 मार्क्स इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि इस 4 से तो 20 आना ही है, फिर इसमें से 30 आना है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाता है। एनीवे, अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, किस चैप्टर को पहले, किस चैप्टर को बाद में। तो ये जो आपका पूरा का पूरा जो है 17 चैप्टर्स है, ये ऑलमोस्ट 17 एक्ट है, जिसमें से जो पहला है, यानी कि जिस पे मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये कोई एक्ट नहीं है,
लेकिन इसके अलावा जो आपके पास मैक्सिमम है वो सारे के सारे एक्ट्स हैं, जिन एक्ट्स को आपको पढ़ना है। ये जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसके बारे में बात करें क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर होगा। मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि चैप्टर का सिलेक्शन कैसे होगा ये काइंडली आप मुझ पे छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें और उसके बाद मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मतलब ये बहुत टफ टास्क है कि आप सुनते हैं ना एयरटेल वाला कि हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा है जहाँ कोई कंप्लेन ना आए, तो बिल्कुल वैसे ही है। आप बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और आप 100% गारंटी वाले जोन में है कि आप चाहेंगे तो भी फेल नहीं करेंगे। रीज़न ये है, हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर छूटेगा क्या। यानी कि अगर उसके बाद हम पेपर में अपीयर होते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे और पेपर हमारा क्लियर होगा। तो आइए जरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा ये जरा हम लोग डिस्कस कर लें। तो सबसे पहली बात, हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी कि हर एक बात को बड़े अच्छे से हमें समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है। समझने के बड़े सारे तरीके होते हैं। एक होता है जब आप चीज़ों को आसान लैंग्वेज में समझते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, थोड़ा चेन बना करके, थोड़ा सीक्वेंस बना करके समझते हैं, तो उन चीज़ों को आप जो है वो जल्दी नहीं भूलेंगे। भाई ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना तो है, लेकिन जल्दी नहीं भूलेंगे। और कुछ तो ऐसी बातें होती है, कुछ खास तरीके से अगर आपने उसे कर लिया है तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। अगर कोई कहानी, कोई किस्सा कुछ उससे जुड़ा हुआ रहे तो किसी न किसी तरीके से वो बात याद नहीं आ रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपने कहानी पढ़ी है उसको याद करते हुए आपको वो चीज़ याद आ गई। तो ऐसे ही हम लोग बिल्कुल हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा ताकि बर्डन कम पड़े। दूसरी बात, सब्जेक्ट हमारा जो है वो सब्जेक्टिव है। तो जब हम चीज़ों को क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो अगला चैलेंज ये है कि सिर्फ पढ़ करके किसी को जो है वो पढ़ा देना है, या पढ़ने के बाद उसे हमें रिटन तरीके से प्रोड्यूस करना है एग्जाम में। बिल्कुल सही, सेकंड वाला एस्पेक्ट है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ने के बाद उसे हमें प्रोड्यूस करना है। और प्रोड्यूस करने का मतलब है कि एग्जाम में हमें उसे लिखना है। लिखने के लिए जरूरी ये है कि हम पढ़ते वक्त ये जरूर देखें कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ तरीके से पढ़ें और हर एक टॉपिक, हर एक कैप्शन, हर एक पॉइंट पे रुकें और देखें कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने ये काम कर लिया तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि चलो भाई इस टॉपिक को कैसे पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, डिस्क्राइब करने में पूछ सकता है, इस पे कमेंट करने के लिए कह सकता है, इसे डिस्टिंग्यूश करने के लिए दे सकता है कि इन चीज़ों को डिस्टिंग्यूश करें, इसमें केस लॉ क्रिएट कर सकता है जहां पे आपको केस के नाम देते हुए चीज़ों को लिखना रहेगा, या इससे कोई प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ डिजिट, कुछ डेटा दे करके पूछ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल टाइप हो सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो अगर हम उस पॉइंट पे ये डिस्कशन कर लेते हैं, हम चीज़ों को पढ़ने के बाद खुद क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अच्छा इससे एग्जाम में पूछेगा कैसे। भाई अगर ये काम आपने कर लिया तो काम तमाम। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप, क्लियरली कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, उस पर मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आपने रेज कर लिया, उसको प्रिपेयर भी कर लिया अपने माइंड में। लेकिन अगली बात आती है उसे लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे कि अगर डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, अगर कमेंट दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, कंटेंट सेम है। लेकिन अगर कहीं तरीका बदल दिया गया, कमेंट के लिए बोला गया तो कैसे लिखेंगे, डिस्टिंग्यूश के लिए कहा गया तो कैसे लिखेंगे, उसी चीज को प्रैक्टिकल या केस लॉ बना करके दे दिया गया उसी एस्पेक्ट पे तो कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा रहेगा राइटिंग स्किल और उसको एसेस करना। लिखना तो मैंने सिखा दिया, आपको बता दूंगा कैसे करेंगे, उसके लिए हम अलग से क्लासेस रखेंगे। हर एक पॉइंट पे उसको लेकर के चलेंगे, लिखते वक्त इस चीज़ को पहले, इसे बाद में, 5 मार्क्स के लिए इतना, 4 मार्क्स के लिए इतना, 3 मार्क्स के लिए इतना। लेकिन आपने जो किया है उसका असेसमेंट कैसे हो, तो आप उन चीज़ों को लिखेंगे, लिखने के बाद मुझे भेजेंगे और मैं उसे एसेस करके आपको बताऊंगा कि आपने जो ऐसे लिखा है इसमें 5 में 3 मिलेगा। अगर आप इन दो चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो ये आपके 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ठीक है भाई,
अगर ऐसा है तो हमने अपनी गलती समझ ली और हम उसे क्या करेंगे, हम उसे ठीक कर लेंगे। अब इसके बाद बात आता है कि आखिर हम पढ़ें किन किन चीज़ों को। ये हमेशा आपके दिमाग में रहता है, इसीलिए मैं पहले इसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि भाई पढ़ते वक्त पढ़ेंगे क्या। सर हम जो है वो आपके क्लास नोट्स को पढ़ें, हम जो है वो बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो जो मैं आपको क्लास में नोट्स यानी जो मैं पीपीटी यूज़ करूँगा या और भी तरीके से जो मैं लिखूँगा वो आपको देखना है। और इसके अलावा आपको एक बुक दी जाएगी, मेरी बुक, उस बुक को पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पूरे एस्पेक्ट को, पूरे सिलेबस के एक एक पार्ट को देख करके बड़े मेहनत से उसे इस बुक में और अपने पीपीटी में डाल दिया है, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, स्कैनर नहीं, क्योंकि स्कैनर में आप जो आंसर भी ढूंढने लगते हैं। भाई आंसर तो हम बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे और उन चीज़ों को हम क्वेश्चन पेपर यानी जो इंस्टीट्यूट का साइट है या हमारे जो है वेबसाइट पे आप जाकर के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन सामने में रखिए और उसके बाद उसे देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद कि आप उसे आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। वो आंसर या तो आपके क्लास नोट्स में होगा या कहाँ होगा, बुक में होगा। ये बेसिकली तरीका। हर दिन आपको चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, एकदम अच्छे से हर दिन रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद आपको अगर कोई डाउट आता है तो आपको 30 मिनट्स का डेडिकेटेड टाइम मिलेगा हर दिन। और उस समय आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं नंबर शेयर करूंगा जब क्लास में हम इन करेंगे। तो ये जो है वो हर बच्चे को जो एडमिशन लेते हैं उन्हें खुद ब खुद ये नंबर मिल जाएगा। तो वो जो है वो मुझसे उस आधे घंटे के दौरान अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। जो चीज़ उन्होंने लिख करके भेजी है उन चीज़ों के बारे में अपना फीडबैक ले सकते हैं। सर हमें कितने मार्क्स, सर हमने तो ऐसे लिखा था, ऐसे अब क्या और करें। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास वो टाइम रहेगा। इसके अलावा और भी बड़े सारे एस्पेक्ट जो हमारे समय समय पे जो है वो टेस्ट पेपर सारा कुछ चलता रहेगा। तो ये तो भाई हमारा स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट, सिर्फ मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, जितने देर की भी जिस दिन क्लास हो, प्लीज सारे चीजों को छोड़ करके मतलब दिमाग को सिर्फ मेरे साथ रखिए। रिवीजन सेम डे कर लीजिए। हर दिन कम से कम आधे पेज जरूर लिखिए, एटलीस्ट 10 लाइन्स उसी टॉपिक पे जो मैंने पढ़ाया है, और तब उसे मुझसे शेयर कीजिए। और फिर देखिए आप एग्जाम का इंतजार करेंगे, ये नहीं कि आप डरे हुए रहेंगे, बिल्कुल ही नहीं। ना आप डरे रहेंगे, ना आप सहमे रहेंगे, बल्कि आप चीज़ों को पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे कि अब एग्ज़ाम कब हमें देना है। यकीन मानिए ऐसा ही होगा, बशर्ते आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को ध्यान से करते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। आई होप आप ऐसा करेंगे। अब जरा देखें कि हम इस अपने 17 चैप्टर्स में से किस पे पहले हमला करेंगे। इसमें से हम सबसे पहले हमला करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, नियम, कानून। तो यही तो हम पढ़ने वाले हैं इस 17 चैप्टर में। तो भाई जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले ये तो जान ले कि उस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या एग्जैक्ट मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। तो चलिए अब हम लोग विधिवत पहले चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग पहले चैप्टर पे क्या करते हैं, हमला करते हैं। और देखिए किस तरीके से एकदम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को भी कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम उस चीज़ को बिल्कुल कहिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ लेकर के चलेंगे, जहाँ पे दिमाग पे मैंने पहले ही बोला प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी जा करके आप उसको क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। रीज़न ये है कि अगर चीज़ समझा हुआ है और आपकी राइटिंग एबिलिटी है, काम खत्म है। आप चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मेरे लिखे हुए लैंग्वेज को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। करें हमला, तैयार हैं आप? चलिए तो आते हैं हम अपने पहले चैप्टर, मेरे अकॉर्डिंग पहले चैप्टर पे, और शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब देखिए ये कहता क्या है ये चैप्टर। इसमें सारे बातों को आप इग्नोर करें और किस चीज़ पे आप आ जाएं, आप बेसिकली इसमें जो सबसे पहले चीज़ पे आए वो है कि इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, तो जरा देखिए यहाँ पे
कि ये वर्ड जो हमारा है इंटरप्रिटेशन और ये हमारा क्या है स्टैट्यूट। अगर हम इस दो चीज को देखें तो एक हमारा आता है ये वर्ड इंटरप्रिटेशन और दूसरा आता है स्टैट्यूट। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बतलाऊं कि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्टैट्यूट, इस स्टैट्यूट वर्ड का मतलब होता है लॉ, रूल्स, गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, जितने भी तरह के एस्पेक्ट आप देखते हैं, एक्ट, ये है इस स्टैट्यूट का मतलब। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमें पढ़ना क्या है? तो भाई स्टैट्यूट का मतलब तो हमने समझ लिया कि स्टैट्यूट का मतलब हुआ कोई भी एक्ट, दुनिया भर के एक्ट है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज एक्ट हो, चाहे वो बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट हो, चाहे वो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो आपका जो है वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, इंडियन पिनल कोड हो, या वो आपका सेबी एक्ट हो। कहने का मतलब है जो भी ये एक्ट सुनते हैं, चाहे वो गाइडलाइन हो, चाहे वो रेगुलेशन हो, जैसे एलओडीआर रेगुलेशन, तो ये जो एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी बनाती है, उन सारे चीजों को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन सारे चीजों को हम स्टैट्यूट कह देते हैं। तो ठीक है भाई, एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, आपका जो है वो प्रॉपर्टीज एक्ट है, आपका जो है वो सेबी का एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, बड़े सारे एक्ट्स हैं। तो इसे हम इंटरप्रेट क्या करेंगे? जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, कहा गया कि नहीं। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि क्यों इसको समझने की जरूरत है, इंटरप्रेट करने की जरूरत है। अब ये क्यों है, इसका जवाब आपको मिलेगा। पहले जो है हम इसको और थोड़ा सा बेसिक करते हैं, यानी कि इंटरप्रेट करना क्या है, क्यों इंटरप्रेट करें। एक चीज लिखा हुआ है, सब उसे समझ लेते हैं। लॉ में जो लिखा है वो सबके लिए एक जैसा है, तो फिर उसे इंटरप्रेट करने के लिए तरीका क्यों दिया हुआ है कि हम लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें। इसके जवाब के लिए आप बिल्कुल सिंपल चीज पे चले, एकदम दिमाग को बॉदर ना करें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी एक्ट दिया हुआ है, जितने भी रूल हैं, जितने भी गाइडलाइन है, जो भी अथॉरिटी ने आपके ऊपर इम्पोज किया हुआ है, नियम कानून सारे चीज, वो तो नियम है तो है, बस उसको फॉलो करेंगे। कहा गया कि नहीं, उसे इंटरप्रेट करने की जरूरत है कि वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहना चाह रहा है, इस सिचुएशन में क्या कहना चाह रहा है और उस सिचुएशन में क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है किसी चीज को लेकर के। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी आबादी है कि सबका अगर व्यूज, सबके अगर ओपिनियन और सबका नजरिया अगर अलग अलग रहे, फिर तो कानून की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, वो कहेगा मेरे अकॉर्डिंग ये है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे ये चीज बताइए कि इन दोनों में से मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये हमारे मिस्टर बी है। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन सही है, कौन गलत है? मिस्टर ए सही है या मिस्टर बी सही है, या मिस्टर ए गलत है या मिस्टर बी गलत है? कौन सही कौन गलत? ये कह रहा है सेम चीज को कि 6, ये भी गुस्से में है, ये कह रहा है नहीं, दिस इज 9। क्या करें हम, इसे क्या माने? फंस गए। यहां पे ही जरूरत पड़ी इंटरप्रिटेशन की। यही है लॉ। लॉ तो एक फिक्स चीज है, लिखा हुआ है। अपने नजरिए से आप कुछ और देख रहे हैं, वो अपने नजरिए से कुछ और देख रहा है। ये तो एक चीज लिखा हुआ है। आप इधर घूम के देख रहे हैं तो 9 है, उधर घूम के देख रहे हैं तो 6 है। भाई ये घूम घूम करके, क्या हम घूम घूम करके जो है वो एक्ट पढ़ते रहेंगे? किसी एक ने कुछ और कहा, किसी एक ने और कुछ और कहा, तो होगा क्या? वो कहा कि ये तो मुश्किल है, कहा इसी मुश्किल को तो सॉल्व करना है। तभी कुछ नियम बनाने की जरूरत पड़ी कि हम किसी एक्ट को, स्टैट्यूट का मतलब मैंने बोला लॉ, एक्ट, गाइडलाइन, जो भी बनाए गए हैं अथॉरिटी के द्वारा, जो भी वो बनाया गया है उसे कैसे समझे। क्योंकि ये जो एक्ट बनाने वाली बॉडी होती है और उसे समझने वाली बॉडी होती है, ये दो अलग अलग लोग होते हैं। जानेंगे ये हम लोग। तो पहला चीज, स्टैट्यूट का मतलब हुआ नियम, कानून, एक्ट, जो भी चीज है। अब इसे समझने के लिए चूंकि लोगों का नजरिया अलग अलग है, एक ही चीज को वो अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग एंगल से देखते हैं, इसीलिए कानून को भी कैसे समझा जाए, एक्ट को भी कैसे समझा जाए, इसके लिए भी कुछ तरीके दिए हुए हैं।
उसी तरीके के लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि देखिए कैसे जो है वो एक ही चीज को दो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और दोनों जो है अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि यस आई एम राइट, वो बोल रहा है आई एम राइट। ये देखिए पॉड एस्पेक्ट। एक बच्चे को कहा गया एक्सपैंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब आप कहेंगे सर हमें मैथ मत पढ़ाइए। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो लॉ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियस सा बात है, खुद साइंस से हूँ तो साइंटिफिक अप्रोच से भी जाऊंगा। एक्सपैंड का मतलब है कि इसके बारे में ये लिखना है। अब देखिए उसने क्या किया, उसने a और b के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया और एक्सपैंड कर दिया और डिस्टेंस बढ़ा दिया और डिस्टेंस बढ़ा दिया और डिस्टेंस बढ़ा दिया और डिस्टेंस बढ़ा दिया। आया टीचर को गुस्सा, बोला कम वक्त तू मिल मुझसे। कहने का मतलब यह है कि इस बच्चे ने गलती क्या की। एक्सपेंड का तो ये मतलब होता है दूर, और एक्सपेंड करो, ये लो और करो और एक्सपेंड, ठीक तो है। कहा उसने तो इंटरप्रेट किया। अब ये इंटरप्रिटेशन गलत कैसे हो गया? कोई भी चीज गलत तब होता है जब उसके लिए कोई सही चीज बना हुआ हो। कोई भी चीज कॉन्ट्रावेंशन तब होगा जब उसके लिए कोई प्रोविजन बना हुआ। तो यहां कह रहे हैं कि ये चीज हमारा जो है एक्सपेंशन तो उसने किया, लेकिन टीचर के अकॉर्डिंग ये सही एक्सपेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों का इंटरप्रिटेशन इस चीज को लेकर के अलग अलग है। लेकिन यही अगर इस चीज के लिए कुछ बना हुआ रहे कि नहीं इस चीज का मतलब यही होता है, ऐसे ही इंटरप्रेट करना है, तो तब एक ही बंदा सही होगा, एक गलत होगा, या उसके अलावा जो करेगा वो गलत होगा। और कुछ चीज देखिए, थोड़ा मजा और लीजिए। फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल, पता है आपको ये कैसे निकालते हैं? अगर ध्यान हो, इसको निकालना अगर रहे तो भाई ऐसे में 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, इसका रूट निकालते हैं तो x निकल जाता है। इसे कहा गया फाइंड x, तो बच्चे ने फटाक से इस पे गोला लगाया और एरो मार दिया, कहा ये देखो हमने x को फाइंड कर लिया। गलत तो कुछ नहीं किया। कई बोला था कुछ फाइंड करो तो उस चीज को छूते हैं, दे देते हैं। तो यहां भी उसने ऐसे ही हम करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में। मेरे ही रूम में बहुत सारे चीज, अब मेरी बिटिया ने मुझसे गेम खेलते रहती है, मुझसे उसके बड़े सारे टॉयज रहते हैं। अगर उसने बोला पापा फाइंड रैबिटो, ये देखिए उसका रैबिटो, मैंने फाइंड किया, उसे दिखला दिया। पापा फाइंड अपू, ये उसका अपू है, मैंने फाइंड किया, मैंने उसे दिखला दिया। पापा फाइंड प्रिया, ये उसकी डॉल प्रिया है, मैंने फाइंड किया, दिखला दिया। अब ऐसे ही करते करते मुझे एक चीज बताइए, उस बच्चे से पूछ दिया, मेरी बिटिया से मैंने ये पूछ दिया बेटा फाइंड एक्स, क्या गलती किया उसने? फटाक से बोल दिया, गोला लगा दिया पापा एक्स। अब देख लीजिए अब फिर जरूरत पड़ गई इंटरप्रिटेशन के लिए गाइडलाइन बनाने की। और थोड़े देखिए, बॉब हैज 36 कैंडी बार, 36 उसके पास कैंडी थे, चॉकलेट थे, खाया, उसमें से उसने 29 खा लिया। कह रहे हैं व्हाट डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने बचे, या व्हाट डज ही हैव नाउ, अब उसके पास क्या है। तो भाई मतलब तो ये हुआ कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि 36 था, 29 खा लिया तो 7 बच गए। लेकिन देखिए बोला कि चूंकि उसने जो 29 खाए तो अब वो डायबिटिक हो गया। ठीक है भाई, ये भी बुरा नहीं है। मतलब यही देखिए, मैं कुछ और आप कुछ और समझ रहे हैं। भाई जब दोनों अलग अलग समझ रहे तभी तो जरूरत है। अगर हम दोनों ही एक ही बात को समझें, चीज कंफ्यूजिंग हो ही नहीं, उसका एक ही मतलब निकले, हर कोई उसी चीज को समझे, तो फिर किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल बनाने की क्या जरूरत है? वो तो एक चीज है। लेकिन मैंने आपको बोला अलग अलग लोग, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग नजरिया, अलग अलग एंगल चीजों को देखने का, और ये चीज उनके प्रैक्टिस, कस्टम, हैबिट से डेवलप होता है। तो अब एक और, इसे कहा गया क्या कि भाई आप जो है ड्रॉ द मॉस्किटो साइकिल, बच्चे को कहा गया, याद है ना बचपन में पढ़ते थे
कि पहले जो है वो पानी जमा होगा, वो पानी जो है वो रुका हुआ रहेगा, तो उस पर जो है वो मॉस्किटो आते हैं, उसके लार्वा होते हैं, फिर उससे जो है वो ये फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो लोगों को काटता है, फिर उससे ये बीमारी, फिर ये ऐसे करके पूरा का पूरा सर्कल बनता है। ये था मॉस्किटो सर्कल। अब ये मॉस्किटो साइकिल। अब देखिए इस बच्चे का अपना, इससे कहा गया कि मॉस्किटो साइकिल, तो उसने एक साइकिल बनाया, उस पर किसको बिठा दिया? मॉस्किटो को। क्या करें? कुछ नहीं, बनाना पड़ेगा कोई गाइडलाइन कि भाई किसी चीज को इंटरप्रेट करें तो कैसे करें। अब चलिए, राइट 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल। 5 मार्क्स का बच्चे को कहा गया क्या लिखने के लिए? राइट 5 वर्ड्स। ठीक है, 5 वर्ड्स। देखिए उसने क्या किया, उसने इसे अलग किया कि ये है राइट, यानी मुझे लिखना है। और क्या लिखना है? यहां से यहां तक हमें लिखना है। 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल, उसने लिख दिया 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल। ये तो नहीं बोला गया उसे, भाई नहीं बोला गया का क्या मतलब? वो तो यही समझा। अब आप इसमें क्या समझे? आप ये समझे कि भाई 5 ऐसे वर्ड्स लिखिए जिसको आप स्पेल कर सके, जिसके स्पेलिंग आपको आती हो। तो ये बेसिकली फिर हम फंसे इंटरप्रिटेशन में, और फंसिए थोड़ा, क्योंकि पहले फंसिएगा तभी तो निकलिएगा। जितना चक्रव्यूह जानिएगा उतने अच्छे से निकल पाइएगा। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, 3 दिए हुए, इसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसे क्या करना है? सर्कल करना है। यहां जो है वो इसे, इस 3 में से जो स्मॉलेस्ट है उसे क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल करना है तो क्या करेगा? इसे सर्कल करेगा। तो देखिए उसने किया क्या, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, बस उसे सबसे स्मॉल, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे ही सर्कल कर दिया। यहाँ 2 सबसे छोटा, यहाँ 3 को कर दिया। अब बताइए क्या गलत किया? आप कहेगा सर गलत ही तो किया है। भाई गलत आपके एंगल से गलत ना, वो अपने एंगल से कहाँ गलत है? फिर तो वही बात 6 और 9, आप इधर से देखिएगा तो 6, उधर से देखिएगा तो 9। तो इसका मतलब है कि इंटरप्रेट कैसे किया जाए उसके लिए भी जो है वो गाइडलाइन की क्या है? जरूरत है। एक और देख लीजिए, टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर। याद है कुछ बचपन में पढ़े थे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसे करके। पता नहीं, अगर बचपन की पिटाई याद हो तो बिल्कुल याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। अब इसे कह रहे हैं सेंटीमीटर को किस में बदलने के लिए? मीटर में। तो इतना तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरी समझ में आया, ये बच्चा भी गलत नहीं समझा। टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर यू व्हाट? डिवाइड इट बाय 100। देखिए टेक ऑफ सेंटी, वाह बहुत सही। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो कह रहा है सेंटी को हटा दो यहां से, ये बन गया मीटर। तो बेसिकली इन अजीबोगरीब कारणों से हमें क्या करना पड़ा? हमें जो है, अब तो सोचिए ये तो इन बातों में है, जरा लॉ को सोचिए, लॉ के बारे में कितने सारे लॉ, कितने उसमें एक्ट, कितने प्रोविजन, कितने गाइडलाइन है, कितने नोटिफिकेशन है, कितने सर्कुलर है। अब उन चीजों को जब क्या करना पड़े? इंटरप्रेट करना पड़े। तो अगर उन चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा तो जरा सोचिए और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बंदा कुछ और, जो सामने आसान सा चीज है उसको तो ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं अलग अलग लोग, लेकिन जो वैसे ही आपका क्या दिखेगा, जो ऐसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर है उसके इंटरप्रिटेशन की क्या बात करें? कहा क्या बात तो सही है। तो ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ी लॉ को क्या करने की? इंटरप्रेट करने की। लेकिन अभी थोड़ा और इसमें एस्पेक्ट है, एकदम बेसिक एस्पेक्ट से हम चल रहे हैं। बस मैंने अभी आपको ये रियलाइज कराया कि ये जो इंटरप्रिटेशन दिया गया इसकी रिक्वायरमेंट है, इंटरप्रिटेशन के लिए कोई गाइडलाइन होना चाहिए। अब आइए हमारे अपने बेसिक एस्पेक्ट जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में सबसे पहली बात, स्टैट्यूट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एक्ट, लॉ,
रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन, सर्कुलर जो भी इशू किए गए हैं हमारे ऊपर, जो इम्पोज किए गए ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो सब कहलाता है स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी कि उस बनाए हुए एक्ट को, उस बनाए हुए लॉ को, वो जारी किया हुआ सर्कुलर, गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, उनको इंटरप्रेट करना। तो कहा गया जो लिखा हुआ है वो समझ लो। मैंने आपको ऑलरेडी कन्विंस कर दिया कि जो लिखा हुआ है उसको कैसे लोग अलग अलग समझते हैं। और जरा अब सुनिए, हमारे देश में नियम बनाने का काम, रूल बनाने का काम, एक्ट बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर। पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत डिटेल में कि हमारे यहाँ 3 जो है वो बेसिक जो है वो कहिए हमारे जो है वो पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। एक है जुडिशरी, एक है लेजिस्लेचर और एक है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां नियम कानून बनते हैं, जो एक्ट वगैरह बनते हैं, जो आप लोकसभा राज्यसभा में सुनते हैं, ये लोकसभा से पास हुआ, ये राज्यसभा से पास हुआ। जब दोनों सदनों से पास होता है तब सेंट्रल लेवल पे कोई एक्ट बनता है। वैसे ही अगर कोई एक्ट स्टेट लेवल पे बनना है तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कानून बनाने वाला कोई और है, और वो कौन है? लेजिस्लेचर। लेकिन वो बेसिकली जो है, जो कानून बनाया गया, उस कानून का जो है वो पालन हो, उसे इंफोर्स किया जाए, उसे इंप्लीमेंट किया जाए, लोग उसको फॉलो करें, इसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसके भीतर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, पुलिस से लेकर के हर चीज। लेकिन अगर कल को कुछ जो है वो गड़बड़ हो गया कि भाई आप गलत कि मैं गलत, मैंने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया तो हाँ तूने कॉन्ट्रावेंशन किया है, अगर ऐसा बात आ गया तो कहा इसी चीज के लिए कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं, जिस कानून को एग्जीक्यूटिव बॉडी ने हम पे इंपोज किया है, वो चीज सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, यानी उसको लेकर के अगर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है तो उसके लिए हमारा है जुडिशरी, उसके लिए हमारे पास क्या है? जज है। किस चीज के लिए? इस चीज को देखने के लिए कि क्या जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उस कानून को फॉलो किया गया, क्या उसे इंप्लीमेंट किया गया सही तरीके से। इसके लिए कौन है? जुडिशरी। तो मुझे एक चीज बताइए, कानून बनाने का काम हमारे भाई मिनिस्टर्स, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर में, और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तभी तो उसके दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तभी आप सुनते होंगे कि भाई इतने वोट मिले, इतने नहीं मिले, या इतने लोग वॉकआउट कर गए, जो बचे उन्हीं के द्वारा जो है ये पास हो गया। यानी कानून बनाने वाला बॉडी कोई और है। और जब कल के डेट में इशू आया कि भाई कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रावेन हुआ, तो जज बैठ करके देखेंगे कि हाँ ये सेक्शन कॉन्ट्रावेन हुआ या नहीं हुआ, या इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ ऐसा करना ये है, ऐसा करना वो है, कानून बन गया, सही में उसने ऐसा किया नहीं किया, उसने जो किया है क्या ये सही में कॉन्ट्रावेंशन है। इस चीज के लिए जो बैठा है वो है हमारे, जो बैठे हैं वो है हमारे जज, यानी उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो है जुडिशरी सिस्टम। तो इसका मतलब बनाने वाला कोई और उसे जो है वो जज करने वाला कोई और। अब जो जज है, जज का मतलब ये जज कर, वो जब उस लॉ को इंटरप्रेट करने लगते, पढ़ने लगते हैं, तो उस समय अगर कहीं कोई एम्बिग्यूटी या कहीं कोई संदेह आता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। कहा गया इसी जगह हमें जरूरत पड़ी इंटरप्रिटेशन को लेकर के कुछ टेक्निक बनाने की। याद रखिए ये कोई एक्ट नहीं है, ये तो एक्ट को कैसे समझा जाए उसके लिए ये चैप्टर दिया गया, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी चैप्टर को ले रहे हैं। तभी तो जब हम पढ़ने लगेंगे वहां तो वहां इंटरप्रेट कर सके। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि चीजों को इंटरप्रेट करने का क्या तरीका, क्या गाइडलाइन दिया हुआ है, तो हम भला उसे इंटरप्रेट कैसे कर पाएंगे। तो अब हमें देखना है कि इन चीजों को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक वर्ड फाइन, FINE, फाइन, अगर ये वर्ड हमारा फाइन है लिखा हुआ, तो इस फाइन का मतलब मुझे बताइए। एक फाइन का मतलब हुआ आई एम फाइन, आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। और एक फाइन का मतलब हुआ अ फाइन ऑफ ₹5,000 हैज बीन इम्पोज्ड,
on that person. फाइन ऑफ ₹5,000, 500, 5 लाख। मतलब इस फाइन का मतलब क्या हो गया? पेनल्टी। तो अगर मान लीजिए कि इंटरप्रेट नहीं किया जाए सही तरीके से और सही जगह सही इंटरप्रिटेशन ना हो तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर बोला जाए कि आई एम वेरी फाइन, मतलब मैं बहुत बड़ा पेनल्टी हूं, अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए, कहा गया नहीं। तो कहा गया फिर क्या करें? कहा गया कि अगर किसी भी चीज का दो मतलब है तो किस जगह कौन सा मतलब हम लें? कहा गया ठीक है भाई, इसलिए तो जरूरत हुआ कि फिर इंटरप्रेट करने का तरीका। अगर मान लीजिए कि किसी चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मतलब है तो कैसे लें? एक ही चीज को अलग अलग जगह पे, यानी कि एक ही बात को दो अलग अलग एक्ट में लिखा हुआ है, अब उसके बीच के रिलेशन को कैसे लेकर के चलें? कैसे उन दोनों को सही तरीके से हम इंटरप्रेट करें? कहा सही बात है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कुछ टेक्निक, कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कि देखो भाई, इस सिचुएशन में ऐसे इंटरप्रेट करना है, इस सिचुएशन में ऐसे इंटरप्रेट करना है। इस वर्ड का अगर दो मीनिंग है तो इस मीनिंग को लेना, इस मीनिंग को नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। अगर इसके दो मीनिंग है तो इस केस में ये मीनिंग लेना है और इस केस में ये मीनिंग लेना है। अब देखिए, ऐसे ही करके बड़े सारे जो है वो टेक्निक दिए गए। इन्हीं टेक्निक को अलग अलग तरीके से बताया गया कि एक को कहा गया कि प्राइमरी टेक्निक, एक को कहा गया आपका सेकेंडरी टेक्निक। मतलब पहले ये तरीका इस्तेमाल करना, अगर इससे काम हो जाए तो आगे मत बढ़ना, लेकिन अगर इस तरीके में भी कंफ्यूजन हो तो फिर इस तरीके को पिक कर लेना। लेकिन उससे पहले भी एक बात आई कि हम जो ये बार बार स्टैट्यूट का मतलब जो हम कहते हैं अलग अलग तरह के एक्ट, अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशन, तो क्या स्टैट्यूट जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं? जैसे कुछ नियम, कुछ कानून बना कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी, तो उसके लिए बना हुआ है इंडियन पीनल कोड। कुछ बना हुआ है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ जो है आपका बना हुआ है रिमेडी वगैरह को दूर करने के लिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे एक्ट है दुनिया भर के, इसके भी अलग अलग तरह के वैरायटी हैं। तो पहले तो हमें ये जानना रहेगा कि कितने वैरायटी के स्टैट्यूट होते हैं, और तब हमें देखना रहेगा कि इन वैरायटीज ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि अलग अलग तरह के नियम के लिए बताया, तो कंपनीज एक्ट भी है कंपनी के लिए, इंडियन पीनल कोड भी है पेनलाइज करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जमीन जायदाद खरीदने के लिए आपका जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है हिंदू लॉ, आपको जो विरासत में चीजें मिल रही उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन एक्ट, तो बड़े तरह के एक्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये तो वैरायटी है। तो कहा गया इसी वैरायटी को जरा समझते हैं पहले कि कितने तरह के स्टैट्यूट होते हैं मेजरली, और फिर देखेंगे कि इन स्टैट्यूट को, इन रूल्स को कैसे हम इंटरप्रेट करें। याद रखिए, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन सिनोनिम्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड यूज होगा कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, मकान का कंस्ट्रक्शन नहीं। यहाँ इंटरप्रिटेशन के लिए सिनोनिम्स की तरह कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि तब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेट करने के लिए क्या दिया जाएगा, गाइडलाइन। अब उस गाइडलाइन को प्राइमरी बोलिए, सेकेंडरी बोलिए, वो हमें पढ़ना रहेगा। और तब उसके बाद हमें देखना रहेगा कि अगर हम इंटरप्रेट करने के लिए जा रहे हैं चीजों को, तो किस किस सिचुएशन में हम कुछ प्रिजम्पशन लेंगे कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। और फिर हमें देखना रहेगा कि अगर हम किसी एक्ट को, किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए आए हैं, उसे देखने के लिए आए हैं, तो उसमें किस किस चीज से हमें मदद मिलेगी। यानी उस एक्ट के भीतर कुछ ऐसा है जो हमें इंटरप्रेट करने में मदद करेगा, या उस एक्ट के अलावा डिक्शनरी, कोई केस लॉ, कुछ ऐसा है जिससे हमें इंटरप्रेट करने में मदद मिलेगा। ये सारा कुछ हमें जानना रहेगा।
तो चलिए, हमने जो है वो पूरा स्ट्रैटेजी अपना तैयार कर लिया GIGL के लिए। साथ ही साथ हमने जो है वो पूरे तरह से देख लिया कि चैप्टर का जो है वो सीक्वेंस मैंने बोला ये मेरे ऊपर छोड़िए। और तब हम जो है शुरू किया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जहाँ पे हमने देखा कि इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हमने देखा। अब इसके बाद हमें जानना है कितने तरह के स्टैट्यूट होते हैं और वो कौन कौन सा तरीका है जिससे हम इंटरप्रेट करेंगे, कौन सा तरीका पहले इस्तेमाल करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। तो चलिए, ये सारा कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड, यानी कि ये सारा कुछ हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और मैंने आपको कहा ही है कि बस आप चीज़ों को जो है वो फॉलो कीजिए, ना यहाँ प्रेशर पड़ेगा और ना ही एग्ज़ाम के समय प्रेशर पड़ेगा। आज जो मैंने आपको कहा है इसमें अभी तो होमवर्क जैसा कुछ नहीं बना है, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो अपने दिमाग में जो एनालाइज करके आइए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या है। जो हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव जैसा चीज़ जो है वो देखा है, इसी चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में तैयार करें, ना कि जो मैंने लिखा है बस उसी चीज़ को कर दें। तो चलिए, इससे आगे की चीज़ों को हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक के चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए आपकी सेवा यानी कि मेरी सेवा आपके लिए समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।